नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। स्वास्थ्य क्षेत्र में 10,000 नौकरियां देंगे धामी। उत्तराखंड में 50,000 पॉली हाउस बनाएगी सरकार। आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संबद्ध कुल सचिव 12 डॉक्टर जाएंगे मूल तैनाती पर। जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख के सीधे चुनाव पर केंद्र ने मांगा प्रस्ताव। पीएम श्री पहले चरण में 831 स्कूल फेल। उद्यान और परिवहन विभाग में होंगे तबादले। कोरोना अपडेट, हल्द्वानी के स्कूल दफ्तर और भीड़ में मास्क जरूरी। एनओसी बिना नहीं बदल सकेंगे वकील। क्रिसमस से पहले सेंटा क्लॉज ने बच्चों को बांटे उपहार। राजकीय मेडिकल कॉलेज में 124 पदों के इंटरव्यू को पहुंचे महज 16 डॉक्टर। नेशनल बॉक्सिंग में प्रदेश को स्वर्ण सहित 4 पदक। छात्र संघ चुनाव, 2 कक्षाओं के 13 दोस्तों की किस्मत का फैसला आज। सड़कों पर हुड़दंग, आम सभा में न सुनने वाला न सुनाने वाला। कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ महासंघ चुनाव 27 दिसंबर को। हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण टूटने के बाद हजारों खातों को ढूंढना होगा नया रोजगार। उत्तराखंड मौसम, दिसंबर में 32 साल में पहली बार सूखा गुजर रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल निगम टाउन हॉल में बोले, बेघर परिवारों को घर का वादा पूरा करेगी सरकार। नई टहरी, हिरासत में मौत पर एसओ सहित 9 पर केस के आदेश। नेपाल से फिर पत्थरबाजी, 1 घायल 3 वाहन टूटे। देहरादून, राज्य सरकार हेल्थ सेक्टर में अगले 3 माह के भीतर 10,000 नौकरियां देने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभिन्न जिलों में नियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ को नियुक्ति पत्र देने के दौरान यह बात कही। सीएम धामी ने शुक्रवार को मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड स्वास्थ्य रोजगार सृजन कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र मिलने पर सीएचओ को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आम जनमानस के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये सेंटर ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी वेलनेस सेंटरों ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस प्रकार के कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने 10 लाख युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देने का संकल्प लिया है। यह कार्यक्रम उसी संकल्प का एक हिस्सा है। वर्तमान में उत्तराखंड में करीब 1790 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर काम कर रहे हैं। अब राज्य को 604 नए सीएचओ मिल गए हैं। धामी ने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों में जनता के कार्यों के प्रति अधिक तत्परता आई है। स्टार्टअप इंडिया अभियान ने देश के युवाओं के स्वास्थ्य सामर्थ्य को पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग में भर्ती अभियान में तेजी लाई जाएगी। राज्य में लगभग 1800 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिसमें 1200 सीएचओ है, जबकि आज 604 सीएचओ का नवीन तैनाती दी गई है। सभी सीएचओ वेलनेस सेंटरों में स्थानीय लोगों का चिकित्सा परीक्षण करेंगे और गांव-गांव जाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करेंगे। इस दौरान मेयर सुनील उनियाल, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार, एचएनबी चिकित्सा पद्धति के प्रोफेसर कुलपति हेमचंद के साथ जिलों के अफसर वर्चुअली शामिल हुए। राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 50,000 नए पॉली हाउस बनाएंगे। किसान दिवस पर शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की। सचिवालय में मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि सभी पॉली हाउस नाबार्ड के सहयोग से बनाए जाएंगे। समयबद्ध तरीके से इन्हें 2 साल के भीतर तैयार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए राज्य के 4 मैदानी जिलों नैनीताल, हरिद्वार, यूएसनगर और नैनीताल में सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को मड़ुआ भी दिया जाएगा। सरकार इसके लिए 10,000 मीट्रिक टन मड़ुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। सीएम ने कहा कि इस फैसले से जहां किसानों की आय बढ़ेगी, वही परंपरागत मोटे अनाजों को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देहरादून संबद्धता खत्म होने के बाद भी आयुर्वेद विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में जमे 22 डॉक्टर को 24 घंटे में अपनी मूल तैनाती में ज्वाइन करने का नोटिस शासन ने जारी कर दिया। आयुष और आयुष शिक्षा विभाग के उप सचिव गजेंद्र सिंह कफलिया की ओर से हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर यह नोटिस जारी किया गया। अब कुलपति द्वारा बिना रिलीव किए ही इन्हें अपनी मूल तैनाती में जाना होगा। इसमें कुल सचिव डॉक्टर राजेश अदाना काफी नाम शामिल है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के गुरुकुल परिसर में संबद्ध डॉक्टर विश्वजीत माझी 5 माह से वेतन नहीं मिलने की वजह से कोर्ट गए थे, क्योंकि आयुर्वेद विभाग के इन डॉक्टरों की संबद्धता खत्म होने के बाद निर्देशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने वेतन आहरण पर रोक लगा दी थी। शासन के आयुर्वेद आदेश के
अनुसार कोर्ट ने सुनवाई में यह आदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर वह मूल तैनाती पर जाएं, क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी शासन है, वह ज्वाइन करने पर वेतन आहरित किया जाएगा। उप कुल सचिव संजीव पांडे और सीएफओ अमित जैन को उनके आवासों पर आदेश चस्पा करने को कहा है। कुलपति निर्देशक कोर्ट को आदेश की कॉपी भेजी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के प्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर उत्तराखंड सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने विधिवत प्रस्ताव मांग लिया है। केंद्र ने राज्य सरकार से विधानसभा में संकल्प पारित कर भेजने को कहा है। साथ ही प्रत्यक्ष निर्वाचन के कुछ जटिल सवालों पर अपना स्पष्ट रुख रखने को कहा है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के प्रत्यक्ष निर्वाचन पर जोर दे रहे हैं। इसके पीछे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में बड़े पैमाने पर होने वाली खरीद फरोख्त को अहम कारण बताया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय कानून होने के कारण राज्य सरकार इस प्रणाली में खुद बदलाव करने में सक्षम नहीं है। इसलिए बीते दिनों राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। अब केंद्र सरकार ने इसके जवाब में राज्य से विधिवत विधानसभा से पारित संकल्प भेजने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम श्री स्कूल के लिए चुने गए राज्य के 2963 स्कूलों में से 831 प्रथम चरण में फेल हो गए। पीएम श्री योजना के लिए तय मानक पूरे न कर पाने की वजह से फिलहाल ये स्कूल बाहर हो गए हैं। मानक पूरे करने वाले 1385 स्कूल अगले चरण में आ गए हैं। पर पीएम श्री स्कूल योजना के तहत नोडल अफसर आकाश सारस्वत ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में एक बेसिक और एक माध्यमिक स्कूल को किया जाना है। साथ ही निकाय क्षेत्र में भी 2-2 स्कूल इसी प्रकार चिन्हित किए जाने हैं। कोशिश की जा रही है कि राज्य के सभी 2863 स्कूलों को कमियों को दूर कर शामिल कराया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन पीएम श्री स्कूल योजना की घोषणा की। इसके तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को चुना जाना है। इसके लिए 25,360 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया है। परिवहन और उद्यान विभाग में तबादलों की राह खुल गई है। तबादला कानून के तहत गठित मुख्य सचिव समिति ने दोनों महकमों के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए तबादलों के रियायत दे दी है। परिवहन विभाग में 55 साल के आयु के कर्मचारी को वरिष्ठ कर्मचारी माना जाएगा। इसके पहले आयु सीमा 58 साल तय की गई थी। दूसरी तरफ समिति ने परिवहन विभाग के तबादलों के लिए 15 दिन और दे दिए हैं। पूर्व में दी गई महीने की अतिरिक्त रियायत अवधि के दौरान छुट्टियों की वजह से तबादला प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। यूएस नगर में दुर्गम क्षेत्र के 5 बेसिक और 1 जूनियर हाई स्कूल में प्रमोशन के पद रिक्त न होने की वजह से प्रमोशन के पात्र शिक्षकों को सुगम में उपलब्ध पदों पर तैनाती देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है। हल्द्वानी कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ने हल्द्वानी शहर के स्कूलों, दफ्तरों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क अनिवार्य कर दिया। उधर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ कोविड गाइडलाइन को लेकर बैठक में जिले भर के दफ्तरों में मास्क की अनिवार्यता लागू कर दी। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि डीएम के निर्देश पर शहर के स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी हरेंद्र कुमार मिश्रा को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं शहर के सारे सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अनिवार्य रूप से कोविड गाइडलाइन के तहत मास्क की अनिवार्यता को लागू किया जाए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस की शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता को सख्त से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सारे दफ्तरों में भी मास्क अनिवार्य किया गया है। जिले में कोरोना के खतरे को देखते हुए शुक्रवार को डीएम धीरज गर्ब्याल ने जिले के सभी विभागों के अफसरों के साथ गूगल मीट के माध्यम से बैठक की। बैठक में सीडीओ डॉक्टर संदीप तिवारी, एसपी क्राइम डॉक्टर अजय चंडी, एडीएम शिवचरण दुबे, सीएमओ डॉक्टर भगीरथी जोशी आदि मौजूद रहे। क्रिसमस से पहला सांता क्लॉज ने बच्चों को बांटे गिफ्ट। हल्द्वानी जिले भर के स्कूलों में शुक्रवार को क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल में सांता क्लॉज ने बच्चों को उपहार के टॉफी समेत अन्य उपहार वितरित किए। बच्चों ने क्रिसमस में जमकर मस्ती की। नवाबी रोड स्थित दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया गया। बच्चे रंग बिरंगे और सांता क्लॉज के ड्रेस पहनकर पहुंचे। यहाँ मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। बच्चों ने प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित कार्यक्रम भी किए। प्रबंधक समीर टिक्कू, अकादमी निर्देशक स्मृति टिक्कू, प्रधानाचार्य गार्गी बिष्ट ने बच्चों को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। राजकीय मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को फैकल्टी की भर्ती के लिए साक्षात्कार हुए। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली 124 पदों पर मात्र 16 डॉक्टर इंटरव्यू में शामिल होने पहुंचे। कॉलेज प्रशासन ने कुछ दिन पूर्व संकाय सदस्यों के 124 रिक्त पदों पर नियुक्तियां निकाली थी, जिसमें प्रोफेसर के 12, एसोसिएट प्रोफेसर के 41 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 71 पद थे। शुक्रवार को विभिन्न स्थलों से आए 16 डॉक्टरों ने साक्षात्कार में भाग लिया। नाक कान गला विभाग में प्रोफेसर के पद पर एक चिकित्सक ने साक्षात्कार दिया। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए नेत्र रोग विभाग में 2, जनरल सर्जरी में 1 साक्षात्कार हुआ। सबसे अधिक 12 साक्षात्कार असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुए, जिसमें एनाटॉमी,
माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक, मानसिक रोग, नेत्र रोग एवं रेडियोलॉजी विभाग में एक और जनरल मेडिसिन व अस्थि रोग विभाग में 3 चिकित्सक शामिल रहे। प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि साक्षरता देने चिकित्सकों की सूची निदेशालय को भेजी जाएगी। हल्द्वानी चौथी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग में उत्तराखंड की झोली में 1 स्वर्ण पदक समेत 4 पदक आए हैं। 46 किलोग्राम वर्ग भार में पिथौरागढ़ के बॉक्सर ब्रिजेश टम्टा ने स्वर्ण पदक, नैनीताल के दीपक धामी ने 60 किलोग्राम वर्ग भार में रजत, यूएस नगर के रजित सिंह रावत ने 52 किलो वर्ग में, नैनीताल के ही दिव्यांशु के 75 किलोग्राम वर्ग भार में कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना बिहार में 16 से 22 दिसंबर तक चौथी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव गोपाल सिंह खोलिया ने बताया राज्य ने 4 पदक जीते हैं। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह, आजीवन अध्यक्ष मुखर्जी निर्माण पदम बहादुर मल ने भी खुशी जताई। एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे 2 कक्षाओं के 13 बच्चों के भाग्य का वोटिंग फैसला आज होगा। सुबह 9 बजे से और देर शाम परिणाम घोषित किए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि कॉलेज में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर चुनाव लड़ 6 छात्र छात्राएं योग से पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं। एमबीपीजी में इससे पहले ऐसा कम ही देखने को मिला। एमपी कॉलेज में हर साल 10,000 से अधिक विद्यार्थी दाखिला लेते हैं। ऐसे में यहाँ छात्र संघ के किसी भी पद पर चुनाव लड़ना व जीतना हर छात्र नेता के राजनीतिक कैरियर की पहली सीढ़ी होती है। कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने हैं। ऐसे में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव समेत 11 पदों पर 73 छात्र छात्राओं ने नामांकन कराया। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कौशल बिरखानी, उपाध्यक्ष के पद के प्रत्याशी संस्कार छात्रा, उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी गीता कुमार, सचिव प्रत्याशी जीवन जोशी व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के दोनों प्रत्याशी गौरव मठपाल और चिराग सिंह संबल योग विषय से पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं। वहीं पार्टी संकाय प्रतिनिधि पद पर कब्जा करने को बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के छात्र अरुण अधिकारी, प्रतीक विश्वकर्मा, फरीक, मयंक लोधियाल, मानसी भट्ट, विक्रम सिंह दानू, शुभम बिष्ट एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। एमबीपीजी कॉलेज में 73 में से महज 6 प्रत्याशियों ने दिया भाषण। स्मार्ट क्लास, सफाई, लाइब्रेरी आदि के बारे में मांगे वोट। एक दौर था जहां एमबीपीजी कॉलेज में दाखिले के लिए लाइन लगी रहती। नेता मंत्रियों से जुगाड़ लगाकर चुनाव लड़वाए जाते थे। आम सभा के लिए दिन कॉलेज परिसर छात्र छात्रों से भरा रहता, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। छात्र संघ पदों पर चुनाव लड़ने वाले अधिकांश प्रत्याशियों के पास सिवाय कुर्सी पाने के कोई नया मुद्दा नहीं है। दिन भर सड़कों पर समर्थकों के साथ हुड़दंग करने वाले प्रत्याशी, उनके समर्थक गैदरिंग आम सभा से गायब रहती है। छात्र राजनेता के धीरे धीरे हो रही क्षरण की यही कहानी शुक्रवार को भी एमबीपीजी में दोहराएगी। चुनाव में दावेदारी कर रहे 73 प्रत्याशी में 6 भाषण देने पहुंचे। कईयों के पास तो मुद्दे ही नहीं थे। हैरानी की बात यह थी कि 1-2 प्रत्याशी को छोड़कर किसी को सुनने कोई आया ही नहीं। 11,000 से अधिक छात्र संख्या वाले कॉलेज की अच्छी दशा शायद ही देखी होगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र महासंघ के चुनाव को लेकर कार्य योजना तय कर दी गई। शुक्रवार को विश्वविद्यालय मुख्यालय में आयोजित बैठक में महासंघ चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई। महासंघ का चुनाव 27 दिसंबर को विश्वविद्यालय के हेरिटेज भवन में होगा, जबकि चुनावी प्रक्रिया 26 दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी। कुल सचिव दिनेश चंद्रा के निर्देशों के क्रम में डीएसपी परिषद निर्देशक प्रोफेसर एलएम जोशी, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर एलएस लोधियाल, डॉक्टर नीता बोरा शर्मा, मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर एससीएस बिष्ट समेत चुनाव में लड़े जुटे अन्य अधिकारियों के बीच शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। तय क्या कि 26 दिसंबर की सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री होगी। 2 बजे तक नाम वापसी। 27 दिसंबर को 10 से 12 बजे तक मतदान गणना कर परिणाम घोषित कर बिजली पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। हल्द्वानी हाईकोर्ट के फैसले के बाद से बनभूलपुरा थाना क्षेत्र की रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने की हलचल तेज हो गई। अतिक्रमण टूटता तो यहाँ निवास करने वाले 15,000 लोगों को नए सिरे से रोजी रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा। स्थानीय निवासी कलीम अहमद ने बताया कि गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 18 में बने इस आवासीय घरों में करीब 40,000 बुजुर्ग, बच्चे और वयस्क रहते हैं। 15,000 लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी किसी न किसी रूप से बनभूलपुरा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। बुजुर्ग मोहम्मद फारूक का कहना है कि यहाँ रहने वाले कई लोग गोला व खनन श्रमिक के अलावा कारपेंटर, टैंक, कूलर, लोहार बनाने और ऑटो तांगा चलाने वाले लोग हैं। रेहड़ी लगाने वाले अब्दुल सुल्तान मजदूर कारपेंटर अजीज कुरैशी ने बताया कि यहाँ छोटी बड़ी करीब 1800 दुकानें हैं। अतिक्रमण हटाते इन दुकानों को भी टूटना तय है। कई हस्तशिल्प की छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ भी है। इन लोगों का रोजगार चिंता तो उन पर आश्रित करीब 40,000 से अधिक लोग प्रभावित होंगे।
दिसंबर में 3 हफ्ते गुजर चुके हैं लेकिन प्रदेश में बारिश नहीं हुई। ऐसे में सूखी ठंड से परेशान लोग बौछारों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 32 साल में पहली बार साल का आखिरी माह सूखा बीत रहा है। दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक 12 mm औसत बारिश का रिकॉर्ड है, मगर चौथा हफ्ता शुरू हो गया और वर्षा शून्य रही। मौसम विज्ञानी इसके पीछे पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर होना माने हैं। मौसम विभाग विज्ञान के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश के तराई भावर क्षेत्र में दिसंबर 1991 सर्वाधिक 97.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें एक दिन की सबसे ज्यादा बारिश 25 दिसंबर 1991 को 75.3 मिलीमीटर हुई थी। वहीं 2012 से 21 तक बारिश का रिकॉर्ड देखें तो दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक अच्छी बारिश हुई है, लेकिन इस साल पहली बार देखा जा रहा है कि चौथा सप्ताह शुरू होने के बावजूद बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। उधर सूखी ठंड से सांस के रोगियों की दिक्कत बढ़ गई है। पंतनगर हल्द्वानी क्षेत्र के आसपास की बात करें तो अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है। धारचूला नेपाल की तरफ से काली नदी में तटबंध बना रहे भारतीय मजदूरों में शुक्रवार को फिर पत्थरबाजी हुई। घटना में एक डंपर चालक घायल हो गया और 3 वाहनों को नुकसान पहुंचा। एक महीने के भीतर नेपाल की तरफ से 11वीं बार पत्थरबाजी की घटना से भारतीयों में असंतोष बढ़ गया। भारत और नेपाल के अफसरों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद नेपाल की तरफ से भारतीयों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। नेपाल में शुक्रवार शाम 4 बजे कुछ लोग झुंड बनाकर एकत्रित हुए। इसके बाद सभी ने भारत की तरफ पत्थरबाजी शुरू कर दी। इससे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में भारतीय डंपर चालक धनबीर सामंत को चोट आई। 2 डंपर सहित एक जेसीबी मशीन का भी शीशा भी पत्थरबाजियों ने तोड़ दिया। भारतीय क्षेत्र में कार्यकारी कंपनी के मैनेजर इंद्रजीत ने बनाया कि पत्थरबाजी के दौरान उनको 1 लाख का नुकसान हुआ है। नगर पालिका के सभासद प्रेमा कुटियाल ने पत्थरबाजी की बढ़ती घटना को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि नेपाल भारत के नागरिकों के सब्र की परीक्षा ले रहा है। उत्तराखंड में बेघर परिवार को घर उपलब्ध करवाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। जिन्होंने पूर्व में घर मिला अब मिलने वाला है वो सभी बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिन्हें अभी घर नहीं मिला वो लाभार्थी निराश ना हो, उन्हें जल्द आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है। यह बात शुक्रवार को नगर निगम टाउन हॉल में MDDA की ओर से धौलास आवासीय योजना के तहत आयोजित लॉटरी प्रक्रिया के दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कही। देहरादून में लंबित करीब 20,000 और प्रदेश भर के अन्य आवेदकों को आवास उपलब्ध करवाने से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आवासहीन लोगों को अपना घर उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में खाली जमीनों में आवासीय योजनाओं का काम शुरू करने के लिए सरकार, प्राधिकरण और नगर निकाय मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कन्याओं के माध्यम से 5 लाभार्थियों की पर्ची निकलवाकर लॉटरी का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई लंबित योजनाओं पर काम शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि काशीपुर में 6,000 से ज़्यादा, हरिद्वार में 3,000 से ज़्यादा आवासों का काम शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में शिलान्यास किया है। मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक विनोद चमोली, विधायक खजान दास, विधायक सविता कपूर ने विचार रखे।